आज के मुख्य समाचार। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस और विपक्ष पर साधा निशाना। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी। महिला आरक्षण मुद्दे पर सियासत तेज। धर्मशाला में एटीएस मुद्दे को लेकर टैक्सी चालकों का प्रदर्शन। महिला आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस का पलटवार। वार्ड नंबर 8 में नालियों से बह रहा सीवरेज का गंदा पानी। शिमला में बंदरों का बढ़ता आतंक बना बड़ी चुनौती। अब समाचार विस्तार से। महिला सशक्तिकरण और आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों का हवाला देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष ने अपने बयान में कहा कि दशकों के लंबे इंतजार के बाद देश की मातृशक्ति को मिलने वाला अधिकार कांग्रेस की महिला सशक्तिकरण विरोधी राजनीति की भेंट चढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं के साथ किया गया यह व्यवहार केवल अन्याय नहीं बल्कि इस प्रकार का अपराध है जिसे देश की महिलाएं कभी भी नहीं भूलेगी। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं को सम्मान, अधिकार और राजनीतिक भागीदारी दिलाने की दिशा में केंद्र सरकार का लगातार प्रयास रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिसमें महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में अधिक भागीदारी देने पर विशेष जोर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया है, जबकि वास्तविकता में महिलाओं को अधिकार देने के मामले में उसका रिकॉर्ड निराशाजनक रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों के कारण ही महिलाओं को लंबे समय तक उनके अधिकारों से वंचित रहना पड़ा। भाजपा नेता ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी नारी शक्ति को उनके अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना केवल एक राजनीतिक एजेंडा नहीं बल्कि देश की समग्र विकास के लिए आवश्यक कदम है। नमस्कार। अपने देश के अंदर महिलाओं की आबादी कुल आबादी का आधा हिस्सा है। अनेक सरकारों ने अलग अलग समय में प्रयत्न किए, महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं बनी और स्वाभाविक रूप से उसमें हम सफल भी हुए। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को अनुभव किया कि सही महिला सशक्तिकरण तभी संभव हो पाएगा जब हमारी माताएं बहनें लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर पहुंचकर वहां कानून बनाएंगी, समाज का नेतृत्व करेंगी, विकास की नई योजनाओं के माध्यम से देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देंगी। इसके लिए उनकी भागीदारी लोकसभा और विधानसभा के अंदर सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। और उस दृष्टि से 2023 में महिला आरक्षण का बिल लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया और पारित किया और वो बहुत हर्ष का एक अवसर था। पूरे देश के अंदर हमारी मातृशक्ति के मन में बहुत बड़ी एक खुशी की लहर थी कि अब हम लोकसभा और विधानसभा के अंदर कानून बना पाएंगी, नेतृत्व कर पाएंगी, देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे पाएंगी। और उस बिल को जब पारित किया गया था 2023 में, उस वक्त विपक्ष के सभी दलों ने एक स्वर में कहा था कि बहुत अच्छा और इसको तुरंत लागू करना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं ने भी बोला था, चाहे राहुल गांधी जी की बात करें, चाहे प्रियंका गांधी जी की बात करें, सबने कहा था कि तुरंत लागू करना चाहिए। लेकिन इसके लिए संविधान संशोधन की भी आवश्यकता थी और टेक्निकल जो चीजें थी, इसमें सेंसस होना था, सेंसस के बाद उसके पश्चात डिलिमिटेशन होनी थी। वो सारी टेक्निकल चीजों को पूरा करने के लिए स्वाभाविक रूप से थोड़ा वक्त लगना था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मत बड़ा स्पष्ट रहा कि 2029 के चुनाव से पहले महिला आरक्षण बिल लागू हो जाना चाहिए और इसलिए एक विशेष सत्र का आयोजन 16, 17, 18 अप्रैल को अभी किया गया था ताकि इस पर विचार विमर्श खुले मन से हो सके, विस्तृत चर्चा हो सके। गहन चर्चा होते हुए पूरे देश ने देखी भी। लेकिन विचित्र परिस्थिति है कि कांग्रेस का जो चेहरा है वो बेनकाब इस वक्त हुआ जब इस बिल को समर्थन देने की बात आ रही थी, तो उन्होंने विरोध किया। और विरोध के लिए कोई तथ्य नहीं थे, तर्क नहीं थे, कोई छोटी छोटी टेक्निकल चीजों को लेकर के
सिर्फ और सिर्फ इस बिल को रोका जाए, इसको पारित होने से किसी राजनीतिक दल को फायदा न हो जाए, इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से इस बिल का विरोध किया। और मैं बड़े ध्यान से, मैं नहीं पूरा देश, इस बात को पूरे देश ने देखा कि कांग्रेस के नेता जब बोल रहे थे सदन के अंदर, न तर्क था न तथ्य थे, सिर्फ विरोध, सिर्फ विरोध। इस बिल को रोका जाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उनने कुछ चीजों को पकड़ करके अपनी बात कहने की कोशिश की। लेकिन मैं तो हैरान हुआ कि जब राहुल गांधी जी का भाषण सुना तो क्या वो एक मदारी का जिक्र करते हुए, जादूगर का जिक्र करते हुए क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। पूरा कांग्रेस का नेतृत्व किस प्रकार से उस नेतृत्व को सहन कर रहा है, झेल रहा है, ये कल्पना से परे की बात है। उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कोई तर्क नहीं था। और जिस आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया, चाहे वो हमारी मातृशक्ति के संदर्भ में, चाहे प्रधानमंत्री जी के बारे में, वो सचमुच में निंदनीय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गृह मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया, एक एक बात का उत्तर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत मार्मिक अपील की और कहा कि मैं वादा देता हूं, गारंटी देता हूं कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, किसी क्षेत्र विशेष के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष इस बात को लेकर के अड़ा रहा कि हमने विरोध करना है। अंततः गत वोटिंग में महिला आरक्षण का ऐतिहासिक बिल, जो पूरा देश एक टकटकी नजर से देख रहा था कि पारित होगा, उस बिल को पारित होने से रोक दिया। मैं कांग्रेस के इस चेहरे को बेनकाब होते हुए ये कह सकता हूं कि कभी भी हमारी देश की माताएं बहनें, हमारी मातृशक्ति माफ नहीं करेगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस और INDI गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष ने महिलाओं को अधिकार देने के मुद्दे पर हमेशा टाल मटोल की राजनीति की है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पिछले 50 वर्षों से महिला आरक्षण की बात करती रही, लेकिन उसे लागू करने का साहस कभी नहीं दिखाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भाजपा सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाया तो विपक्ष ने तकनीकी आपत्तियों और बहानों के जरिए प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की। उन्होंने इसे महिलाओं के अधिकारों के साथ विश्वासघात करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालते ही स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सरकार गरीब, महिला, युवा और किसान को केंद्र में रखकर कार्य करेगी। पिछले एक दशक में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिले हैं। उन्होंने 15 अगस्त 2014 के प्रधानमंत्री के भाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि लाल किले से शौचालय निर्माण की बात उठाना एक क्रांतिकारी सोच थी, जिसने महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा, स्वास्थ्य को राष्ट्रीय एजेंडे में प्रमुख स्थान दिलाया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उज्ज्वला योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना ने करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं को नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस की तुलना करते हुए कहा कि भाजपा ने अपने संगठन में पहले ही महिलाओं को 33% से अधिक भागीदारी दी है, जबकि कांग्रेस आज तक अपने संगठन में भी इसे लागू नहीं कर पाई है। उन्होंने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि वहां महिलाओं को अवसर नहीं बल्कि सीमित स्थान मिलता है, जबकि भाजपा में महिलाओं को मेरिट के आधार पर आगे बढ़ाया जाता है। वहीं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक महिलाओं को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जब उन्हें अधिकार देने का समय आया तो कांग्रेस पीछे हट गई। उन्होंने प्रियंका गांधी के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सबसे बड़ी लड़ाई के समय यह नारा कहीं दिखाई नहीं दिया। सरोज पांडे ने कहा कि संसद में बिल गिरने के बाद विपक्ष का रवैया महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है और यह देश की महिलाओं का अपमान है। लेकिन उस विषय पर बात करने से पहले मैं 2-1 मिनट लेकर के ये स्पष्ट कर दूं कि जब हम इस नारी शक्ति वंदन बिल की बात करते हैं तो मात्र इस बिल को लेकर के चर्चा करने का विषय नहीं है।
ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो और उसकी विचारधारा का एक प्रमुख बिंदु रहा है। आपको स्मरण होगा, प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद सन 2014-26 मई को उनका शपथ ग्रहण हुआ था, तो मोदी जी ने अपने पहले ही वक्तव्य में कहा था कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित। और उसके कुछ समय बाद उन्होंने ये भी कहा था कि मैं केवल 4 जातियों को जानता हूं, महिला, युवा, किसान और गरीब। अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि महिला का उत्थान, महिला का विकास भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी और मोदी जी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। उसके उपरांत जो सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस का उनका भाषण रहा लाल किले से 15 अगस्त सन 2014 में, तो यदि आप स्मरण करें तो उन्होंने आह्वान किया था शौचालय बनाने का, और विशेषकर फीमेल टॉयलेट्स, महिलाओं के लिए। और देखते ही देखते ये स्वच्छता अभियान एक जन आंदोलन का रूप धारण कर गया, और पहले ही वर्ष में लगभग 4 लाख शौचालय निर्माणित हुए हैं, विशेषकर महिलाओं के स्कूल में, गर्ल्स स्कूल्स में। और ये कोई साधारण बात नहीं थी। लोग और आम जनता किसी हद तक उस दिन असमंजस में भी थी कि लाल किले से तो हमने प्रधानमंत्री को बड़े बड़े फलसफे बोलते हुए सुना है, तो ये पहली बार कौन प्रधानमंत्री है जो शौचालय बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें मूल विषय था हमारी बच्चियों की सेहत का, उनके स्वास्थ्य का, हाइजीन भी, और स्कूल अवस्था में जिस प्रकार बहुत सी बालिकाओं को तरह तरह के इन्फेक्शन होते हैं उसको लेकर के भी। आज कोई ऐसा बच्चों का स्कूल नहीं बचा जहां महिलाओं के लिए ये व्यवस्था ना हो। उसके बाद एक के बाद एक, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे उज्ज्वला, कभी किसी प्रधानमंत्री ने 70 वर्ष इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि हमारी माएं, हमारी बहनें दिन भर जो चूल्हे में फूंक मार करके अपने फेफड़े भी बर्बाद कर देती हैं, समय और ऊर्जा भी, इसका भी कोई विकल्प हो। और देखते ही देखते आपने देश भर में एक मुहिम का रूप धारण हुआ, और हमने जाकर जब लाभार्थियों से बात की तो दिल दहला देने वाली कहानियां सुनाती थी। एक महिला ने कहा, जिसे बाद में हमने महिला मोर्चा में शामिल कर दिया, बोले साहब सारा दिन फूंक मारती, रात तक रोटी ना पकती, सांस भी फूल जाता और सांस से डांट भी पड़ जाती है। अब सुबह 1 घंटे में फारिग हो जाती हूँ और मैंने सिलाई का काम भी शुरू कर दिया। जहाँ शौचालय की बात करें तो मेरे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में 9वीं कक्षा की एक बालिका थी। उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं तब तक स्कूल नहीं जाऊंगी जब हमारे घर में भी शौचालय ना बने। गरीब परिवार था, वहां शौचालय नहीं था। जब हमें सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी हुई तो डीएम से कह करके एक सर्वे करवाया गया। उसी प्रकार के लगभग 200 घर उस तहसील में निकले, पिछड़ी जातियों के, जहां पर शायद शौचालय की व्यवस्था थी। तो आप देखिए कितनी बड़ी समस्याओं से दो चार था ये देश और इस देश की नारी शक्ति। और इस तरह से बार बार महिलाओं को लेकर के सैनिक स्कूल में उनका प्रवेश हो, उनका दाखिला हो। आज ये बात इसलिए कहनी अनिवार्य है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि साहब चौथी चुनाव आ गया। चुनाव हो कि ना हो, किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी रूप में नारी को लेकर के, देश की महिलाओं को लेकर के उनके अलग अलग पहलुओं की चिंता की गई। सेना में कॉम्बैट ऑपरेशंस में महिलाओं के भाग लेने, पहली बार गणतंत्र दिवस पर महिला की अगुवाई में रिपब्लिक डे परेड होने लगा। ये कोई आज से नहीं हो रहा। आज आप सिविल सर्विसेज में देखिए,
पिछले 7-8 वर्षों से कोई ऐसा साल नहीं जाता जब टॉपर्स बच्चियां ना हो। इस साल भी सिविल सर्विसेज आईएएस की पहली 3 टॉपर्स में 2 बेटियां हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट लेकर लोगों को हैरान कर दिया है। रविवार को जहां रोहतांग दर्रा और आसपास की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी दर्ज की गई, वहीं राज्य के कई हिस्सों में दिन भर बादल छाए रहने से मौसम सुहावना बना रहा। हालांकि कुल्लू जिले के शांगड़ क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि ने बागवानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इससे सेब की फसल को नुकसान पहुँचने की खबर सामने आई है। असमय ओलावृष्टि और बदलते मौसम ने किसानों की मेहनत पर असर डाला है, जिससे वे भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग केंद्र शिमला के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में 20 से 24 अप्रैल तक मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिससे मैदानी इलाकों में गर्मी का असर और अधिक महसूस होगा। हालांकि 20 अप्रैल को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही 24 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से 24 और 25 अप्रैल को प्रदेश के कुछ हिस्सों में फिर से मौसम करवट ले सकता है और हल्की बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। बीते 24 घंटों के मौसम आंकड़ों पर नजर डालें तो लाहौल स्पीति जिले का कोकुमसेरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके विपरीत सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक रहा। यह अंतर साफ तौर पर दर्शाता है कि हिमाचल में एक ही समय पर ठंड और गर्मी दोनों का प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। बिलासपुर के भर्टी में 36.7 डिग्री, ऊना में 35.7, नाहन में 34.3, मंडी में 34.2, सुंदरनगर में 33.6, कांगड़ा में 33.4 और सोलन में 32.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजधानी शिमला में भी तापमान सामान्य से 5.5 डिग्री अधिक बढ़कर 27.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो इस मौसम के हिसाब से असामान्य माना जा रहा है। वहीं पर्यटन स्थल मनाली में भी 21.8, कल्पा में 21.1 और ताबू में 17.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम में इस तरह के उतार चढ़ाव का असर जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। एक और जहां पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने के लिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं, वहीं दूसरे ओर स्थानीय लोग बदलते मौसम के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि तापमान में अचानक बदलाव में सर्दी, खांसी और वायरल संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। इस बीच लाहौल स्पीति जिले के शंकुला मार्ग पर एक बड़ा राहत एवं बचाव अभियान भी चलाया गया। भारी बर्फबारी और रास्ते में बर्फ जमने के कारण करीब 30 से अधिक वाहन शंकुला टॉप के पास फंस गए थे। यह वाहन शनिवार से वहां फंसे हुए थे, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही लाहौल स्पीति पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए स्थानीय युवकों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। टीम ने मौके पर पहुंच के बीआरओ के 3 ट्रक, ट्रांसकर की ओर जा रही 31 गाड़ियों और एक जेसीबी मशीन को सुरक्षित बाहर निकाला। लाहौल इको टूरिज्म के पूर्व महासचिव सेम बोथ ने बताया कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद रात करीब 11:15 बजे सभी वाहनों को सुरक्षित दारचा पहुंचा दिया गया। इस दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों की तत्परता और समन्वय ने एक बड़ी दुर्घटना को टालने में अहम भूमिका निभाई है। एसपी शिवानी महिला ने इस सफल अभियान की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस ने जनसेवा और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरी तरह से निभाया है। बदलते मौसम के इस दौर में प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर उन लोगों को जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। साथ ही किसानों और बागवानों को भी मौसम की स्थिति को देखते हुए अपने फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के अभाव से मौसम में फिर बदलाव संभव है। सोलन शहर के वार्ड नंबर 8 में इन दिनों सीवरेज व्यवस्था की खराब स्थिति स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनती जा रही है। क्षेत्र के कई नालियों में सीवरेज का गंदा पानी खुलेआम बह रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में गंदगी फैल रही है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस समस्या के कारण क्षेत्र में बदबू फैल रही है और बीमारी फैलने का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वार्ड नंबर 8 के कई हिस्सों में नालियां सीवरेज के गंदे पानी से भरी हुई दिखाई दे रही है। कई जगहों पर सीवरेज लाइन से निकलने वाला वेस्ट सीधे नालियों में बह रहा है, जिससे पूरे इलाके का वातावरण दूषित हो रहा है।
खासकर गर्मी के दिनों में इस गंदगी और बदबू के कारण लोगों का घरों में रहना भी मुश्किल हो रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि समस्या के बारे में कई बार संबंधित विभाग और नगर निगम के अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इलाके के लोगों ने बताया कि कई बार नालियों की सफाई भी नहीं होती है, जिसके कारण सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों और गलियों में बहना शुरू हो जाता है। इससे न केवल गंदगी बढ़ रही है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि खुले में बहता सीवरेज का पानी कई प्रकार के बीमारियों को जन्म दे रहा है। गंदे पानी के कारण मच्छर और अन्य कीट पनपने लगे हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग रहते हैं, जिन पर इस गंदगी का सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। कई घरों के पास से नालियां गुजरती है, जिसमें लगातार सीवरेज का गंदा पानी बह रहा है। वार्ड नंबर 8 के आसपास स्कूल और बाजार क्षेत्र में स्थित है। ऐसे में रोजाना बड़ी संख्या में लोग इस इलाके से गुजरते हैं। सड़क किनारे बह रहे गंदे पानी और नालियों से उठती बदबू के कारण राहगीरों को भी परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि गंदगी के कारण ग्राहकों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। कई बार बदबू इतनी अधिक हो जाती है कि दुकान में बैठना भी मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और नगर निगम से मांग की है कि इस समस्या का जल्द से जल्द स्थायी समाधान किया जाए। उनका कहना है कि सीवरेज लाइन की जांच कर खराब पाइपलाइन को ठीक किया जाए और नालियों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। गर्मियों में गंदगी और बदबू बढ़ने के साथ साथ बीमारी फैलने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। वार्ड नंबर 8 के निवासियों ने प्रशासन से अपील की है कि इलाके का निरीक्षण कर समस्या की वास्तविक स्थिति को समझा जाए और तुरंत आवश्यक कदम उठाए जाए। लोगों का कहना है कि शहर की स्वच्छता और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का जल्द समाधान होना बेहद जरूरी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो वे इस मुद्दे को सामूहिक रूप से आवाज उठाने और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। फिलहाल क्षेत्र के लोग प्रशासन की तुरंत कार्यवाही और स्थायी समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश में एयरपोर्ट टैक्सी स्टैंड एटीएस के मुद्दे को लेकर टैक्सी चालकों और ऑपरेटरों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में बड़ी संख्या में टैक्सी चालक धर्मशाला पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर अनदेखी और वादा खिलाफी के आरोप लगाए। प्रदर्शन कर रहे टैक्सी ऑपरेटरों ने कहा कि वे लंबे समय से एटीएस से जुड़े समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उन्होंने हड़ताल की थी, यहाँ तक कि टीसीएस और प्रशासन के पास भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि 7 दिनों के भीतर उनकी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। टैक्सी चालकों का कहना है कि एटीएस की सीमित संख्या के कारण उन्हें काम करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा व्यवस्था में कुछ स्थानों पर एटीएस होने के कारण बाकी टैक्सी ऑपरेटरों को उचित अवसर नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट मांग रखी है कि प्रदेश में कम से कम 10 स्थानों पर एटीएस स्थापित किए जाए ताकि सभी टैक्सी चालकों को समान अवसर मिल सके। उनका कहना है कि यदि सरकार सभी जगह एटीएस स्थापित नहीं कर सकती तो जब तक नई व्यवस्थाएं लागू नहीं होती तब तक मौजूदा मुख्य एटीएस व्यवस्था को अस्थायी रूप से सभी के लिए खोल दिया जाए। टैक्सी ऑपरेटरों ने यह भी कहा कि सरकार से टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी मांगों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। वे अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आने वाले दिनों में कोई निर्णय नहीं लिया गया तो वे बड़ा आंदोलन करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। मैक्लोडगंज टैक्सी यूनियन का मेंबर हूं और ये जो संघर्ष समिति है जिला कांगड़ा की उसका प्रेसिडेंट की। अभी लगा हुआ है कलयुग और घोर चरम पे है कलयुग ना। जब कोई ना सुने तो सबसे बड़ी सरकार जो है ये बजरंगबली है, जीता जागता उदाहरण है ना। आज हम डीसी साहब के पास गए थे, एडीएम साहब के पास गए, एडीसी बिल्कुल ऑफिस बंद, ताले लगे हुए। तो किसके पास जाएं? हम आ गए अपनी सरकार के पास, सच्ची सरकार जो कि बजरंगबली है। तो इनसे गुजारिश की है कि सेंटर सरकार सोई हुई है, हिमाचल सरकार सोई, लम्बे पड़े हुए हैं, कोई चिंता नहीं है कि कोई मतलब चिल्ला रहा है, रो रहा है कि उसकी कोई बात सुने। तो अभी तक तो कोई बात सुनी। आज हमारी स्ट्राइक किए हुए आप मीडिया बंधु गवाह हैं उसके,
हमने स्ट्राइक की, डीसी साहब ने आके बोला कि 7 दिन के अंदर अंदर आपका हल करेंगे, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। तो आज हम 15 दिन बाद इनके पास आए तो ताले लगे हुए, ताले, मतलब सरकार नाम की, प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं। तो हमारी सच्ची सरकार है बजरंगबली है, डीसी साहब, डीसी ऑफिस के बिल्कुल पास, तो ये सच्ची सरकार है। तो इनसे गुजारिश किया, और कोई भी अगर संघर्ष करना है तो सबसे पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे कि भगवान के दरबार में जाओ, और महाभारत हुआ है, रामायण हुआ है, तो बजरंगबली जीता जागता उसका उदाहरण है। क्या मांग लेके पहुंचे थे, क्या हमारी सबसे मुख्य मांग है एटीएस। हम ये बोलते हैं कि एटीएस जो है वो जब तक 21 सेंटरों में पासिंग होती थी, जब तक कम से कम 10 एटीएस सेंटर ना खुले तो मोनोपोली बंद की जाए, जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। तो हमारा ये टैक्स कम मुद्दा नहीं है, पैसा फीस कम कराने का मुद्दा नहीं, हमारी सिर्फ ये है जब तक एटीएस बाकी जगह नहीं खुलते हैं तो मैनुअल पासिंग की जाए। हाँ, तो प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन है ना सरकार की तरफ से आश्वासन। अभी डीसी साहब से फोन पे बात हुई, उन्होंने बोला हम आउट ऑफ स्टेशन हैं, बुधवार को आप मिलना, लेकिन हमें लग रहा है कि कुछ उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। सरकार के कान तक जू तक नहीं रेंग रही, मतलब कि एक सरकार होती ना, मजे से सोए हुए मंत्री, सीएम सारे सोए हुए हैं। हम टैक्सी ऑपरेटरों की बात नहीं कर रहे, आम जनता जो बेरोजगार है, कोई भी आपके सामने कितने, आप तो मीडिया के थ्रू कितना संघर्ष दिखा रहे हैं। सरकार नाम की चीज है ही नहीं, ना तो हिमाचल में है ना सेंटर में है। अब अगला फैसला ये बुधवार को हम डीसी साहब से एक बार फिर उन्होंने आश्वासन दिया हम मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो हम सीएम का भी घेराव करेंगे और राष्ट्रपति का भी घेराव करेंगे और एनएच का चक्का जाम करेंगे विद फैमिली। तो जी प्रजा राजा के पास जाती है, अंत तक जाती है। जब राजा अंधा बहरा हो जाए तो फिर लास्ट में तो फिर सड़कों पे उतरना पड़ता है। तो हमारा सरकार से और प्रशासन से और गुजारिश है मीडिया बंधुओं से कि हम चक्का जाम करेंगे बुधवार के बाद। हमारी ये अगली रणनीति है। यहाँ पे राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रहे हैं, राष्ट्रपति भी आ रहे हैं। हमारा एक आज डिपोटेशन एयरपोर्ट पे हर्ष महाजन जी से मिल रहा है। वो क्या बोलते हैं, वो भी राज्यसभा मेंबर हैं। अनुराग शर्मा राज्यसभा मेंबर, उन्होंने बड़ी बाइट दी कि हम हल कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी को कोई भी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई वो नहीं आया, मैसेज नहीं आया कि आपका काम हो गया है या नहीं। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार की नीयत और रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राठौर ने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर स्पष्टता की उम्मीद कर रही थी, खासकर मध्य पूर्व में चल रहे तनाव को लेकर। लेकिन लगभग 29 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री ने मुख्य रूप से विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस पार्टी पर राजनीतिक हमला किया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज की पृष्ठभूमि में दिया गया यह भाषण एक चुनावी भाषण जैसा प्रतीत होता है। राठौर ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चल रहे चुनावों को ध्यान में रखते हुए महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के गंभीर विषय का चुनावी फायदा लेने के लिए उपयोग लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। उन्होंने वर्ष 2023 में पारित हुए संविधान संशोधन का उल्लेख करते हुए कहा कि यह विधेयक सिर्फ संप्रति से पास हुआ था और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिसूचित भी किया गया। इसके बावजूद सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को इसे परिसीमन से छोड़ते हुए लागू करने का प्रयास किया, जिससे कई संवैधानिक और व्यवहारिक सवाल खड़े होते हैं। राठौर ने कहा कि जब सरकार खुद यह कह चुकी है कि वर्ष 2026 में नई जनगणना होगी और इसके बाद परिसीमन किया जाएगा, तो फिर 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करना कैसे उचित ठहराया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 15 वर्षों में देश की जनसंख्या संरचना में बड़ा बदलाव आया है और जातीय जनगणना की प्रक्रिया भी जारी है। ऐसे में जल्दबाजी में लिया गया यह निर्णय भ्रम पैदा करता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार के पास इस विधेयक को पारित कराने के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत नहीं है, इसीलिए विशेष सत्र बुलाकर ऐसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। सुबह से अनाउंसमेंट शुरू हुई कि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी
ठीक 8:30 पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। बहुत बड़ी बात थी। जब भी प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, राष्ट्र को संबोधित करते हैं, तो बड़ी बात होती है। अतीत में भी जब संबोधित किया है तो किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर तो देश की जनता से आह्वान करते हैं। और उससे कुछ दिन पूर्व मोदी साहब का एक बयान आया कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप साहब, उनके परम मित्र, 40 मिनट तक मोदी साहब से बात हुई। हालांकि उससे पहले जितने भी बयान आए वो ट्रंप साहब जो है उनकी तरफ से आए, चाहे युद्ध विराम की बात थी, चाहे कोई भी मुद्दा था। हालांकि उन्होंने इस बार ये नहीं कहा कि उनकी मोदी साहब से बात हुई है, मोदी साहब का बयान है। तो हमें लगा कि शायद हो सकता है कि मध्य पूर्व में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर कोई बात हुई हो और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका बहुत बड़ा रोल वहाँ रहने वाला है, या जो सैंक्शंस लगाई हैं उस पे राय देने की बात हुई, या कोई और महत्वपूर्ण मुद्दा। पूरा देश 8:30 का इंतजार कर रहा था। जाहिर है हमें भी जिज्ञासा थी और हम भी टीवी के पास बैठे। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया, जैसे जैसे बोलते रहे, कोई महत्वपूर्ण घोषणा तो हुई नहीं। लगभग 29 मिनट बोले और 29 मिनट में पूरे देश के प्रतिपक्ष पर हमला करते रहे। उनके पीछे भारत का राष्ट्रध्वज था। वो लगता नहीं था कि वो देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से बोल रहे थे, और ऐसा लगता था कि चुनावी भाषण। क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव चल रहे हैं, पश्चिमी बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, और महिला आरक्षण को मुद्दा बनाकर उन्होंने अपनी खींच उतारी। कहीं ना कहीं चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास था। और हालांकि चुनाव के समय आप इस तरह की बात नहीं कर सकते, और अफसोस है इस बात का कि आज हमारे देश का जो चुनाव आयोग है उस बात का संज्ञान नहीं लेगा। क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो पहले से भी एक नहीं कई वाकया हुए हैं जहां सरकार के इशारे पर जो सत्तासीन दल है उसके इशारे पे काम करता रहा है। तो उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं। और इन 29 मिनट में उन्होंने लगभग तकरीबन कोई 40-50 बार कांग्रेस का नाम लिया। मुद्दा क्या था? महिला आरक्षण से जुड़ा मुद्दा। इस मुद्दे पर राष्ट्र को भ्रमित करने का जो है प्रयास हुआ। आप और हम सब जानते हैं कि 2023 में संविधान संशोधन आया और सर्वसम्मति से जो है
इस पर मोहर लगी, किसी ने विरोध नहीं किया। ये तो कानून बन चुका है। उसके बाद हमारी जो देश की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दी। अब जरूरत इस बात की थी कि इसे नोटिफाई किया जाता, क्योंकि 2029 में लोकसभा के चुनाव होने, एक चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव की भी बात जो है बार बार प्रधानमंत्री करते रहे। अब इसे नोटिफाई कब किया गया? 16 अप्रैल 2026 को, और इसे परिसीमन के साथ जोड़ा गया। और आधार इसे क्यों जो है उस वक्त टालने का प्रयास हुआ कि सरकार ने खुद कहा कि 2026 में जनगणना होनी है, और उस जनगणना के बाद परिसीमन होगा। अब आप 2011 को आधार बांधकर परिसीमन कर रहे हैं, क्या ये उचित होगा? 15 वर्ष में देश की आबादी बढ़ी है और अब जातीय जनगणना भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भटकाने का जो है प्रयास हुआ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, इन दिनों बंदरों के बढ़ते आतंक से गंभीर रूप से जूझ रही है। पर्यटन सीजन के बीच शहर के प्रमुख इलाकों में बंदरों की बढ़ती संख्या और उनकी आक्रामक गतिविधियों ने न केवल स्थानीय लोगों बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों के लिए भी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग खुले में खाना पीना तो दूर, हाथ में पानी की बोतल लेकर चलने में भी डरने लगे हैं। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे मॉल रोड, रिज मैदान, जाखू मंदिर के आसपास बंदरों का आतंक सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। यहाँ बंदर झुंड बनाकर बैठते हैं और जैसे ही किसी व्यक्ति के हाथ में खाने पीने का सामान दिखाई देता है, वे अचानक झपटा मारकर उसे छीन लेते हैं। पानी की बोतल, आइसक्रीम, जूस, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, चिप्स, फल कुछ भी उनके निशाने से नहीं बच पाता है। कई बार तो बंदर लोगों के बैग, पर्स और चश्मे तक भी छीन लेते हैं। लोगों के अनुसार बंदरों की यह हरकतें अब योजनाबद्ध और आक्रामक हो गई है। वे समूहों में बैठकर लोगों पर नजर रखते हैं और मौका मिलते ही हमला कर देते हैं। खासकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वे अचानक हुए हमलों में घबरा जाते हैं। कई मामलों में बंदरों द्वारा काटने और खरोचने की घटनाएं भी सामने आई है, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। अस्पतालों में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने वालों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिलता है। मॉल रोड और रिज मैदान जैसे व्यस्त इलाकों में स्थिति कई बार इतनी खराब हो जाती है कि लोगों का चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। बंदरों के झुंड रास्तों पर इस तरह बैठ जाते हैं कि नाकाबंदी जैसी स्थिति बन जाती है। पर्यटक जो शिमला की खूबसूरती और सुकून का आनंद लेने आते हैं, इस समस्या के कारण असहज महसूस करते हैं। कई पर्यटक अपने अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि बंदरों के डर से वे खुले में बैठकर कुछ खा पी नहीं पाते हैं, जिससे उनका पर्यटन अनुभव प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ रही है, लेकिन अब यह विकराल रूप ले चुकी है। दुकानदारों और होटल व्यवसायियों का कहना है कि बंदरों के कारण उनके कारोबार पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि पर्यटन इन इलाकों में ज्यादातर समय बिताने आते हैं। बंदरों के बढ़ते आतंक के पीछे कई कारण हैं। एक बड़ा कारण लोगों द्वारा उन्हें खाना खिलाना, जिससे वे मानव बस्ती के आदी हो जाते हैं और भोजन के लिए आक्रमण व्यवहार करने लगते हैं। इसके अलावा जंगलों में प्राकृतिक भोजन की कमी और शहरीकरण के कारण उनके प्राकृतिक आवास में कमी भी उन्हें शहर की ओर खींच रही है। यही वजह है कि अब वे शहर के बीचों बीच खुले आसमान के नीचे घूमना पसंद करने लगे हैं। स्थानीय निवासियों और सामाजिक संगठनों ने भी नगर निगम और वन विभाग से इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। लोगों का कहना है कि केवल चेतावनी बोर्ड लगाने या समय समय पर कार्यवाही से समस्या का समाधान
समाधान नहीं होगा, बल्कि बंदरों को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने, नसबंदी कार्यक्रम चलाने और लोगों को जागरूक करने जैसे ठोस कदम उठाने होंगे। प्रशासन की ओर से समय समय पर बंदरों को नियंत्रित करने के प्रयास भी किए जाते हैं, लेकिन बढ़ती संख्या के सामने ये प्रयास नाकाफी साबित हो रही है। ऐसे में जरूरत है कि एक दीर्घकालिक योजना की, जिसमें वैज्ञानिक तरीके से समस्या का समाधान किया जा सके। पर्यटन सीजन के चरम पर इस तरह की स्थिति शिमला की छवि को भी प्रभावित कर सकती है। यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो यह न केवल स्थानीय जनजीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि राज्य के पर्यटन उद्योग पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है। ऐसे में प्रशासन के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई है कि वह जल्द से जल्द प्रभावी कदम उठाकर लोगों और पर्यटकों को राहत प्रदान करे।